बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 15 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो कहता है कि जी एक सर्किट है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, क्या वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो उस सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस के कम ज़्यादा होने से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो भी कम ज़्यादा होगी। नंबर टू, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्या वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट में कमी या ज्यादती आए। फर्स्ट का वो ईएमएफ के रिलेटेड वो आंसर देता है, नो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि जो हमारे पास ईएमएफ है वो डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस पे। क्यों? रीजन उसकी ये है जी, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। दिस शोज दैट इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो कहता है जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो रेट ऑफ चेंज पे फ्लक्स करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थ्रू अ कॉइल। अब उसका सेकंड वाला पार्ट, क्या करंट सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यस, द इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कैसे? हम जानते हैं आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और पोटेंशियल में यहाँ पे ई एम एफ जनरेट हो रही है, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर हो जाएगा। दिस शोज दैट द करंट वेरीज इनवर्सली विद द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। इसमें इन्वर्सली रिलेशन है, इसलिए ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास 15.2 आ जाता है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक स्क्वायर लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल है लूप का वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। फिर इसको अच्छी तरह समझ लें कि लूप पर पैरेलल नहीं है, बल्कि लूप का जो हमारे पास नॉर्मल बन रहा है उसका जो परपेंडिकुलर है, या एक सरफेस सरफेस का सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया जो हमारे पास होता है वो हमारे पास पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। इज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, क्या लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। नो, ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस इन द स्क्वायर लूप। ईएमएफ स्क्वायर जो है लूप के अंदर है, स्क्वायर लूप के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। रीजन क्या है? जब हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो जब ये मूव करेगी तो फील्ड लाइंस तो उतने ही रहेंगी। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज नहीं हो रही। जब फाई हमारे पास कांस्टेंट है तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास डेल फाई तो जीरो आ गया, उसमें चेंज तो कोई आ नहीं रहा, तो डेल फाई जीरो हो गया। तो हमारे फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ जो इंड्यूस होती है उसकी हमारे पास फार्मूला है माइनस एंड डेल फाई ओवर डेल टी। जब डेल फाई जीरो है तो टोटल ईएमएफ हमारे पास जीरो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15.3, a metallic ring is released from above into a vertical bar magnet। एक हमारे पास मेटेलिक रिंग है जो कि बहुत हल्की है, जो इसे हमने रिलीज किया है वर्टिकल बार मैग्नेट के ऊपर। ये हमारे पास रिंग है, इस रिंग को हमने वर्टिकल बार मैग्नेट के ऊपर ये वाला ऊपर से नीचे वर्टिकली थ्रो करवाया। व्यूड अब फ्रॉम अबव, हम ऊपर से देख रहे हैं, डज करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बताएं कि उस जो हमारे पास जो है रिंग है उसमें जो करंट फ्लो करेगा फ्लक्स के चेंज होने से वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा इन द रिंग, रिंग के अंदर। द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज क्लॉकवाइज इन द रिंग। वो कहता है जो क्लॉकवाइज जो करंट होगा इंड्यूस होगा वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। इसकी रीजन, व्हेन द मेटेलिक रिंग इज रिलीज्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग चेंजेस। जब हम रिंग को रिलीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रिंग। अकॉर्डिंग टू लेंज़es लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट
दैट इज अपोजिस द डाउनवर्ड मोशन। और आपको पता है जब फ्लक्स चेंज होता है तो जो करंट होगा इंड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगा। अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है इसका मैग्नेट का, तो ऊपर वे रिंग का भी ये नीचे की तरफ नॉर्थ पोल होगा। और नॉर्थ पोल को हम कैसे शो करते हैं, अपने राइट हैंड को इस तरह रखें कि आपका थंब जो है वो नॉर्थ पोल को शो करे और कर्लिंग फिंगर आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगी। और यहाँ पे आप अपने हाथ को इस तरह रखें इस रिंग के ऊपर कि आप नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है, क्योंकि उसने अपोज करना है नॉर्थ ने नॉर्थ को। तो जब नॉर्थ नीचे की जानिब होगा आपकी कर्लिंग फिंगर्स हमारे पास इस साइड पे होंगी जो कि क्लॉकवाइज है, तो करंट हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो होगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फेस ऑफ द रिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट acts as north pole. Thus, according to the right hand rule, the induced current must be clockwise as seen from the above. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 15.4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर। ये एक रजिस्टर आर लगाई हुई है हमारे पास, एक दफ़ा स्विच ओपन है और एक दफ़ा क्लोज करता है। अब ये हमारे पास जी दो कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल है और एक ये वाली कॉइल है। पहली कॉइल को हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है और ये स्विच एस है। दूसरी को हमने एक रजिस्टर के साथ अटैच किया हुआ है। वो बताता है कि आप हमें बताएं कि अगर हम पहली कॉइल का स्विच वो क्लोज कर दें तो करंट इंक्रीज करेगा। तो बताएं जो रेजिस्टेंस जो सेकंड कॉइल के साथ लगी है उसमें करंट लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। फिर आपने दूसरा उसका पार्ट है वो कहता है जब मैं स्विच ओपन करता हूं उस वक्त बताएं करंट की डायरेक्शन रजिस्टर में लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। अब हम पहले की तरफ चलते हैं, पहले जब स्विच क्लोज किया जाता है द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर आर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले केस में यहाँ से लेफ्ट से जाके राइट की तरफ करंट जाएगा। कैसे, उसको वो एक्सप्लेन करेगा। व्हेन स्विच इज क्लोज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू विच प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। पहले जब स्विच क्लोज करेंगे तो पहले में करंट इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी लाइंस भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे और दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन प्राइमरी इज क्लॉकवाइज, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन सेकेंडरी क्लॉक विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहली कॉइल में क्लॉकवाइज है तो लेंज़िस के मुताबिक दूसरी में फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके उलट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू आर। नेक्स्ट इसका पार्ट हम बी देखते हैं। जब स्विच को हम ओपन करते हैं और जब स्विच को ओपन किया जाता है इस केस में हमारे पास इन द केस द डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस करंट थ्रू द आर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। व्हेन द स्विच इज ओपनड अगेन द करंट इन प्राइमरी कॉइल डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो, हाई से लो की तरफ आएगा। The direction of the induced current is such that acts as increase the magnetic flux। तो जो सेकेंडरी कॉइल में वो करंट कम हो रहा है फर्स्ट में, तो सेकेंडरी कॉइल उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगी कि चेंज ना हो, कम ना हो। हैंस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स, और डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास राइट से मूव करेगा लेफ्ट की जानिब। प्रॉब्लम नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। कहता है क्या हमेशा जो है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है। नो, इट ऑलवेज अपोजिस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। वो कम करने की कोशिश नहीं करती बल्कि वो चेंज करने की कोशिश करती है। अगर कम हो रही है तो उसे ज्यादा करने की कोशिश करेगी फ्लक्स को, अगर फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करेगी। अकॉर्डिंग टू लेंज़ी लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। सो if magnetic flux is decreasing through the circuit, induced EMF acts to increase the magnetic flux through the circuit and vice versa। vice versa से मुराद अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। Next, 15.8 short question. How would you position a flat loop of a wire in changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop?
कहते हैं आप एक फ्लैट लूप वायर से बनी एक फ्लैट लूप है, आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से चेंज करें कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस ना हो। इफ़ द फ्लैट लूप ऑफ वायर इज है प्लेस्ड पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जिस सिम्त में चेंज हो रहा है उसके पैरेलल होगी, देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, उसमें लूप में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। रीज़न क्या है? एज नो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज थ्रू द लूप डेल्टा फाई इज इक्वल टू जीरो, को फैराडे लॉ के मुताबिक डेल्टा फाई जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 15.9, इन द सर्टेन रीजन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन। वो कहता है एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ग्रेविटी की तरफ है, हवा में ऊपर देखें तो ऊपर से देखें तो ग्रेविटी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। व्हेन द प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, अगर प्लेन जो है नॉर्थ की वजह से हमारे पास जा रहा है, विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज, उसका विंग टिप कौन सा जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये एरोप्लेन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये वाला, और इसके दो हमारे पास एरोप्लेन के विंग हैं यानी कि पर हैं, ये है और ये है। अब वो कहता है जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो बताएं इसका वेस्ट वाला विंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या ईस्ट वाला। क्वेश्चन में आंसर में हमारे पास आता है वेस्ट विंग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Why? We know that magnetic flux on the positive charge particle in the uniform magnetic field is F is equal to Q V into V cross B. F is equal to Q V cross B. According to right hand rule, this force is directed towards west on the positive charge particle, hence the west wing is positively charged. अगर इसको मैं आसानी से समझाऊँ आपको, आप बी हमारे पास इनटू द बोर्ड है और वी हमारे पास नॉर्थ की जानिब है, अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखें कि वी के ऊपर रखें और कर्ल करें फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की जानिब। जब आप वी के ऊपर रख के बी की जानिब मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो वेस्ट की तरफ आएगा, तो वेस्ट की तरफ उस पर फोर्स लगेगी चार्जेस पे, और सारे चार्जेस इधर आने शुरू हो जाएंगे और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वेस्ट विंग। 15.10 short question show that E and del phi over del t have the same units, ये दोनों सेम यूनिट रखते हैं, शो करें। E इज इक्वल टू हमारे पास EMF का यूनिट होता है वोल्ट और वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम के। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, डेल फाई ओवर डेल टी, हमारे पास डेल फाई का जो यूनिट है वो वेबर है और टाइम का सेकंड है, और वेबर आपको पता है बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के ओवर सेकंड। वैसे ही जिसमें ये हमारे पास एम्पेयर नीचे आके पर एम्पेयर नीचे आके एम्पेयर बन जाएगा, न्यूटन मीटर एम्पेयर सेकंड, और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, और एम्पेयर सेकंड हमारे पास कूलम के बराबर होता है। एम्पेयर सेकंड आप निकाल सकते हैं, हमारे पास Q इज इक्वल टू हमारे पास आई टी आता है, आई टी आ जाता है, Q इज इक्वल टू आई टी, या I इज इक्वल टू Q बटा टी, और Q निकालेंगे आई टी आ जाएगा, और आई का एम्पेयर और टाइम का सेकंड, आई टी उसका एम्पेयर सेकंड हो जाए जो कि कूलम के बराबर होता है। हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2 E and del phi over T having the same units। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 15.13 है क्वेश्चन। क्या कहता है, इज पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल हैव नॉट हैव द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एरिया भी लूप का चेंज करते रहे और मैग्नेटिक फील्ड भी पासिंग करती है वो भी जो चेंज करते रहे तो हमारे पास ईएमएफ फिर भी इंड्यूस ना हो? यस इट इज़ पॉसिबल। कैसे? हमें पता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है बी डॉट ए के। एरिया चेंज किया, इफ वी चेंज बोथ बी एंड ए द ऑफ लूप इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हम दोनों चीज़ें चेंज करें लेकिन उनका प्रोडक्ट चेंज हो जाए देन फाइव बी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट का, ये यही है। अगर बी टू है तो ए फाइव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आंसर आएगा। और अब हम बी को हमारे पास 5 ले लेते हैं और ए को 2 ले लेते हैं, तो फिर भी प्रोडक्ट हमारे पास 10 ही आएगा। मतलब चेंज करने से भी उनका
जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास फाई कांस्टेंट होगा, फाई कांस्टेंट है तो डेल फाई हमारे पास वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, और डेल फाई ज़ीरो है तो ईएमएफ हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारा आज का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। यही शॉर्ट क्वेश्चन हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने थे।